स्टार्ट करते हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ से। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, बहुत सारी सरफेसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अर्थ में, बट जो हमारा मेन लिथोस्फीयर है वो बहुत सारी प्लेट्स में बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year। और ये जो प्लेट्स है ना, ये हर बार मूव करती हैं बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन कितना, फ्यू मिलीमीटर। ठीक है, हर साल सिर्फ कुछ फ्यू मिलीमीटर्स दे मूव। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये मूव क्यों करती हैं, जो ये प्लेट्स हैं ये मूव क्यों करती हैं, ये मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द मॉल्टन मैग्मा। अंदर हमारी अर्थ के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है। ठीक है, वो जो है जब वो मतलब उसकी हीट आती है या कई और फैक्टर्स की वजह से ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। The molten magma inside the earth move in a circular manner as shown in the activity। यहाँ पे एक एक्टिविटी में दिखाया है कि जो ये molten magma है वो किस तरह से मूव करता है। ठीक है, Now, the movement of these plate causes changes on the surface of the earth। जब भी ये प्लेट मूव करती हैं, चेंजेस कहाँ पे होते हैं, चेंजेस होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉजेज देम। यानी कि अगर हम बात करें अर्थ की मूवमेंट को हमने डिवाइड किया है दो चीज़ों पे। ठीक है, और वो किस चीज़ पे, बेसिस ऑफ द फोर्सेज, मतलब डिवाइड किया है दो चीज़ों में, लेकिन किस बेसिस पे कि कौन सी फोर्सेस हैं जो उस पर एक्ट कर रही हैं या कौन सी फोर्सेस की वजह से वो मूवमेंट हो रही है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, यानी कि वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर काम करती हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, जो अंदर से काम कर रही हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो एक तो एक्ट कर रही है इंटीरियर, अंदर की साइड पे, उसको एंडोजेनिक, एंडो मतलब अंदर से, उन फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। कुछ फोर्सेस वर्क कर रही हैं बाहर से, तो उनको हम बोलते हैं, या फिर बाहर की सरफेस पे, उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो दो तरह की फोर्सेस हमने पढ़ी, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाउ अर्थ की मूवमेंट को इसने दिखाया, अर्थ की मूवमेंट हो रही है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। अब ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, सडन फोर्स हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं एकदम से। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस एंड बिल्डिंग मूवमेंट्स, बिल्डिंग माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पे बताया कि कुछ फोर्स अप्लाई होती है और माउंटेन्स बिल्ड होती है। नाउ एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। यानी कि देखो कुछ चीज़ें जो अंदर से काम कर रही हैं, जो चीज़ें अंदर से हो रही हैं, वो सब ये चीज़ें करती हैं। ठीक है, इसकी वजह से माउंटेन, ये इसमें मतलब होता क्या है, एक काइंड ऑफ माउंटेन फॉर्म होता है चीज़ों का, या कुछ फोर्सेस एकदम से लगती हैं, उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस बाहर से वर्क कर रही हैं, जैसे कि उसकी वजह से इरोजन हो सकता है, रिवर की वजह से, या रिवर पे हो सकता है, विंड की वजह से ये सब फोर्सेस, मतलब ये विंड वाली फोर्स हो सकती है, सी वेव है, ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, तो दोनों को इसने डिस्टिंग्विश कर दिया बिटवीन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। जो याद रखना, जो अंदर एक्ट कर रही हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं, जो बाहर सरफेस पे एक्ट कर रही हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट। यानी जो अंदर से फोर्सेस आ रही हैं कई बार क्या करती हैं, अंदर से जो फोर्सेस आ रही हैं कई बार वो सडन मूवमेंट क्रिएट करती हैं एकदम से। ठीक है, और कई बार बहुत स्लो मूवमेंट, बहुत हल्के हल्के मूवमेंट, कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट, कई बार बहुत हल्के मूवमेंट। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये जब सडन मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक जैसी चीज़ें या फिर वोल्केनो जैसी चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, तबाही मचना। तो अर्थक्वेक और वोल्केनोज जब आते हैं तो तबाही मचती है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये कई बार ये प्रॉब्लम करते हैं। एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं। आप एक स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट लीजिए और उसको एक बीकर में डाल दीजिए जिसमें पानी है। ठीक है, प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड। अब आप उस बीकर को उस ट्राईपॉड स्टैंड पे रखिए और हीट कीजिए। एज द वाटर वार्म्स अप, जैसे वाटर गर्म होगा, मतलब उसके अंदर गर्मी
आएगी पानी में, आप नोटिस करेंगे कि जो पेपर पैलेट है वो मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की साइड। इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर्स, यानी कि वो ऊपर की तरफ मूव करना क्योंकि देखो हमने पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है कि नीचे जो जब भी हीट जहाँ पे होती है, हीटेड चीज़, गर्म चीज़ ऊपर मूव करती है। तो ये क्या हुआ आपका, अब ऊपर मूव करने लग गया पैलेट, ठीक है, यानी छोटा सा टुकड़ा जो भी था कागज़ का। उसके बाद आपने क्या देखा, जो वार्म लेयर के साथ ये ऊपर गया एंड देन सिंक बैक अलोंग विद द कूलर लेयर ऑफ वाटर, यानी कि ये ऊपर देखो, मैं इसको दिखाती हूँ। अगर ये गर्म था तो ये क्या करा, ये पहले उसने ऊपर गया ये पेपर का टुकड़ा, उसके बाद ये ठंडी के साथ वापस नीचे आ गया, ठीक है, ये चीज़ हो रही थी। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर मैनर। तो जो मॉल्टन मैग्मा है वो इसी तरह बिहेव करता है, यानी पहले वो जाएगा ऊपर, ठीक है, उसके बाद थोड़ा गर्मी हो गई, ठंडा हो गया, उसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है। तो जब ये मूवमेंट होते हैं ना मॉल्टन मैग्मा का, उसकी वजह से जो सरफेस है, यानी हमारा लिथोस्फेरिक सरफेस है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। नाउ अ वोल्केनो इज अ वेंट, यानी कि ओपनिंग है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली, यानी कि जो ये वोल्केनो होता है ये क्या होता है, अगर हम बात करें, ये एक ओपनिंग है, ठीक है, एक जगह है, खुली हुई जगह है जो अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, मॉल्टन मटेरियल जो है, यानी अंदर जो भी अर्थ के पिघला हुआ सामान है वो बाहर आ जाता है, इरप्ट होके फट के वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको देखें बहुत ध्यान से तो यहाँ पे आपको ये एक ओपनिंग दिखेगी, ठीक है, इसको इसने क्रेटर बोल दिया, वेंट भी बोला है क्योंकि ये पूरे क्या है, नीचे से अटैच्ड है। और ये देखो नीचे जब तक रहता है इसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आ गया इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा से हम इसको लावा बोलना शुरू कर देते हैं। तो वोल्केनो भी है। अब एक और चीज़ यहाँ पे वर्ड ओरिजिन समझाया है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। Now, similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate. यानी कि जब आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं, आपकी अर्थ की सरफेस वाइब्रेट करती है, ठीक है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, और ये जो वाइब्रेशन होती है ना, ये पूरी अर्थ में जाती हैं, यानी कि जब भी आपकी प्लेट्स मूव करेंगी उसके बाद वाइब्रेशन क्रिएट होंगी और ये वाइब्रेशन हर अर्थ के हर कोने में जाएंगी। These vibration are called earthquake. अब इन्हीं वाइब्रेशंस को हम earthquake बोलते हैं, ठीक है। The place in the crust where the movement start is called the focus, यानी कि वो एरिया जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, इसको ध्यान से देखिए, वो एरिया जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, यानी कि फोकस के ऊपर का पार्ट, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव, यानी कि जो वाइब्रेशन है वो एपिसेंटर से बाहर की तरफ निकलेंगी वेव की फॉर्म में, ठीक है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि बहुत ईजी सी बात है, अगर आपकी कोई चीज़ स्टार्ट हुई है यहाँ से, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एपिसेंटर से इस पर्टिकुलर पोर्शन से आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ से एक समझ लीजिए वाइब्रेशन अगर ट्रैवल कर रही है तो क्या होगा, जितना कोई भी एरिया जो इस एरिया के पास होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर होता है अर्थक्वेक का, और जो दूर के एरियाज़ होते हैं ये यहाँ पे असर बहुत कम होता है, किसका, जो भी आपका अर्थक्वेक है। तो इसने यही बोला कि ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, ठीक है, और जो बाद में जो दूर की जगह हैं वो बहुत कम अफेक्टेड होती हैं। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया फोकस है जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि सिस्मिक एनर्जी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये बाउंड्री हो गई, ये एपिसेंटर हो गया, सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शन में रेडिएट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है एक एक्टिविटी बना रखी है कि एक कंटेनर लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उसको बंद कर दीजिए, पुट द वाटर टू बॉयल, उसके बाद आप उसको बॉयल करने पे रखिए। नाउ पुट सम पीस, स्पून एंड बीड्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड, अब आप ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल दीजिए। व्हाट डू यू नोटिस, एज द वाटर बॉयल द लिड बिगिंस टू शेक, जैसे पानी बॉयल होना शुरू होगा जो लिड ऊपर आपने लगाई है वो हिलने लगेगी। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट, द बीड्स रोल डाउन एंड द स्पून वाइब्रेट टू मेक अ साउंड, इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट व्हेन एन अर्थक्वेक अकर, यानी कि अर्थ हमारी वाइब्रेट करती है जब भी अर्थक्वेक होता है, ठीक है। उसके बाद है थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स बोली जाती हैं कि होती हैं, एक होती है पी वेव्स,
ठीक है, एक होती है एस वेव्स और एक होती है एल वेव्स। इनके नाम भी हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है इन वेव्स के बारे में, जस्ट बेसिक चीज़ें पढ़नी है। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। यानी कि कोई भी कभी भी अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, दे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, बट हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं कि उसका कोई नुकसान ना हो अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हो तो। ठीक है, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मैथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। यानी कि कुछ लोगों ने एक तरीके निकाले हैं कि अर्थक्वेक को किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। पहली बात तो जो फिश होती है पॉन्ड्स में, वो एकदम से मूव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, स्नेक्स जो होते हैं वो सरफेस पे आना शुरू कर देते हैं। क्या आप इसके पीछे रीज़न गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ये लोगों की जो फ्रिक्वेंसी जो ये सुनते हैं, यानी जो भी ये साउंड सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर सुन सकते हैं हम लोगों से। ठीक है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, जब ये चीज़ें मूव करती हैं तो ये लोग वो सब चीज़ें सुन पाते हैं। नाउ एक बार अर्थक्वेक आया था भुज में, ठीक है, 26 जनवरी 2001 में वो आया था। उसके बारे में लिखा हुआ है कि अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 और रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं कि कितना अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, यानी कितना ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव है, कितना ज़्यादा उसने नुकसान पहुँचाया है। तो जब ये आया था वो 6.9 इंटेंसिटी का था। ठीक है, स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, एटलीस्ट इतने स्टूडेंट्स एंड इतने टीचर उन्होंने अपनी लाइफ खो दी, बिकॉज वो क्या हुआ, जो स्कूल बिल्डिंग्स थी वो एकदम कोलैप्स हो गई। Bhuj relief effort blighted 3 days after the quake. Concern rose about food, blanket and medical supply not reaching everyone. यानी कि ये चीज़ें पहुंची भी नहीं थी लोगों के पास, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, क्योंकि इतना मैसिव अर्थक्वेक था तो फ़ोन लाइन, वाटर पाइपलाइन, पावर स्टेशन सब खराब हो गए। तो सबसे बड़ी इशू भी यही हुआ कि पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम। ठीक है, आग लग गई थी कई जगह पे, क्योंकि क्या हुआ, चारकोल, कुकर्स वगैरह ये सब चीज़ें से अफेक्ट हुआ। देखो, एक ही इम्पैक्ट नहीं होता कि सिर्फ ज़मीन हिलती है, बहुत सारे अलग इम्पैक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, यानी कि प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी थी स्टेट ऑफ इमरजेंसी उस टाइम पे। ठीक है, गुजरात ने फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी। चीफ मिनिस्टर जो थे गुजरात के हैज़ लॉन्च एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिज़ास्टर। उन्होंने बोला कि उनके पास तरीके होने चाहिए ताकि वो डिज़ास्टर से क्या कर सकें, डील कर सकें। डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात, ये एक फ़ोटो दे रखी है जिसमें आपको दिखाया है कि कैसे डैमेज हुआ था उस टाइम पे जब भी अर्थक्वेक आया था। 2001 लिखा है, 26 जनवरी 2001। ये काफ़ी मैसिव, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया था इस अर्थक्वेक ने, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बात इसके बारे में होती है। नाउ एक और चीज़ है, एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, यानी कि आपका जो अर्थक्वेक है उसको सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, यानी कि आप जो जिसको आप मेजर करते हो कि कितना अर्थक्वेक है, कैसा है, उसको किस पे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल पे। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, यानी कि अगर कोई अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 2.0 है या उससे कम है तो आप उसको शायद फील भी ना कर पाओ। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉजेज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, यानी कोई अर्थक्वेक अगर 5.0 से ज़्यादा है या 5.0 है तो वो डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि चीज़ें गिरने लगती हैं। A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake। जैसे अर्थ में जो यहाँ पे आया था 6.9 आया था, यानी बहुत ही मेजर था, तो ये 7.0 को हम सबसे ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्मोग्राफ दिखा रखा है कि किस तरह से ये पूरा चेंज करके प्लान करता है और दिखाता है कि कितना, मतलब किस तरह का अर्थक्वेक है, ये आपका सिस्मोग्राफ है। ठीक है, नाउ एक और चीज़ है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, मतलब आप कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हो जब अर्थक्वेक हुआ है या जब भी आपको लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम तक अफेक्ट रहता है। आप एक सेफ स्पॉट ढूंढो। ठीक है, अगर आप घर में ही हो तो किचन काउंटर के नीचे घुसो या फिर किसी टेबल या डेस्क के नीचे। ठीक है, इनसाइड कॉर्नर और वॉल के नीचे घुसो, ताकि आपको कोई भी उस टाइम पे अगर चीज़ ऊपर से गिरती है तो आपको नुकसान ना पहुँचे।
Stay away from fireplaces, area around chimneys, window that shatter including mirrors and picture frame. ऐसी जगह जो गिर सकती हैं, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे आग लग सकती है, उनसे दूर रहिए. ठीक है. बी प्रिपेयर्ड. स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंडली एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली. यानी कि उस टाइम पे सबसे मेन चीज़ है अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना. डरना नहीं है, घबराना नहीं है. आपको उस टाइम पे अपने आसपास वालों को भी हेल्प करनी है. और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस लूज ना हो. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर लैंड फॉर्म्स. ठीक है. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन. यानी कि जो भी लैंडस्केप है, लैंड का एरिया है, वो बार बार ख़राब हो रहा है, ऊपर से उसकी चीज़ें जा रही हैं. दो प्रोसेस से, जिसे बोलते हैं वेदरिंग और इरोजन. अब ये वेदरिंग और इरोजन होता क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. यानी कि जो रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होती हैं, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग. ठीक है. उसके बाद है इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. इरोजन में क्या होता है? लैंडस्केप हल्का हल्का उखड़ने लगता है कई सारे एजेंट्स की वजह से, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया. द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर. जो भी आपका मैटर जो निकला है उस टाइम से इरोड हुआ है, उखड़ गया है, वो वाटर और विंड उसे कैरी करके ले जाते हैं एंड इवेंचुअली डिपॉजिट कर देते हैं कहीं पे. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये जो इरोजन और डिपॉजिशन है, ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाते हैं. यानी कि एक नॉर्मल जो भी स्ट्रक्चर था वो चेंज होता है और नई चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे. नाउ हम पढ़ने वाले हैं वर्क ऑफ अ रिवर. द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. यानी यहाँ से जो ये पानी जा रहा है, क्या करेगा? ये पानी जाते जाते जितना भी इसके अंदर मतलब सामान होगा, उसको लैंडस्केप जो नीचे है उसको इरोड करेगा, उसको उखाड़ के लेके जाना शुरू करेगा. व्हेन द रिवर टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. यानी यहाँ पे क्या हुआ? धीरे धीरे वो उखड़ना शुरू हुआ. अगर ऐसा होते होते हो गया तो फाइनली आपका एक वाटरफॉल काइंड ऑफ क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे लिखा है ना, फिर जब रिवर कोई एक स्टीप एंगल बना लेता है, कैसे? किसी हार्ड रॉक पे बार बार गिर के, तो वो एक वाटरफॉल को फॉर्म कर देता है. यहाँ हार्ड रॉक्स हैं, यहाँ सॉफ्टर रॉक्स हैं, जो पानी की वजह से क्या हो चुकी हैं? उखड़ चुकी हैं. तो ये रॉक्स उखड़ गई और इसकी वजह से एक वाटरफॉल फॉर्म हो गया. ठीक है. उसके बाद है एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मींडर्स. यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसको बोला है मींडर. ठीक है. इसने क्या बोला कि जब ये एंटर करती हैं लार्ज एरियाज में, तो ये ना ट्विस्ट होती हैं, बार बार ट्विस्ट एंड टर्न करती हैं, जिसकी वजह से मींडर्स बनते हैं. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मींडर, द एंड्स ऑफ द मींडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. अब क्या हुआ? क्योंकि ये बार बार टर्न आ रहा है सब कुछ, तो इसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही क्लोज आ जाती हैं. ये जो आपकी साइड्स है, ये बहुत क्लोज आ जाती हैं. इसके बाद लिखा है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मींडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक. अब देखो यहाँ पे अगर आप फोकस करो, ये एक अलग पोर्शन दिखाया है. यानी कि ये इतनी पास आ गई साइड कि फाइनली ये जो पोर्शन है ये कट हो गया, ये अलग ही बन गया. तो यहाँ पे उसने बोला है कि ये जब कट ऑफ हो जाती है लेक, तो वो क्या बन जाती है? ऑक्सबो लेक. इसको बोला गया है ऑक्सबो लेक. अगर आप ध्यान से देखें, ये पर्टिकुलर पार्ट है ऑक्सबो लेक. ठीक है. उसके बाद है हमें पढ़ना है दिस लीड्स द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. अच्छा, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक. कई बार क्या होता है, इतना ज़्यादा पानी इतने प्रेशर से होता है, या कई बार बहुत ज़्यादा पानी आता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग होनी शुरू हो जाती है नेबरिंग एरियाज के अंदर. ठीक है. आसपास की जगह पे पानी फैलने लगता है. एज इट फ्लड्स इज डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलॉन्ग इट्स बैंक. जब ये फ्लडिंग होती है, इसकी वजह से क्या करता है, ये लेयर ऑफ फाइन सॉइल को डिपॉजिट करता है और बाकी चीज़ों को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है बैंक पे. मतलब कि समझ लीजिए, पानी यहाँ से आपका पूरा का पूरा ऐसे पानी पूरा निकल गया, फ्लडिंग हो गई, तो ये आसपास बैंक पे, बाकी जगह पे इसको ना सॉइल को और बाकी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देगा. दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन. इसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लड प्लेन क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही फर्टाइल. ठीक है. द रेज्ड बैंक्स और कॉल्ड लेविस. अब इसने क्या बोला, इसकी वजह से आपके लेविस फॉर्म हो जाएंगे. जो ये आप देख पा रहे हो, एक बार मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है,
ठीक है, इसको बोला है क्योंकि ये सॉइल वगैरह इकट्ठे हो गए, ये साइड में इस पूरा का पूरा सेडिमेंट्स इकट्ठे होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, ये लेविस फॉर्म हो गए। एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। देखो हमेशा जब भी रिवर चलती भी आती है तो बहुत स्पीड में होती है, लेकिन जब वो किसके पास आती है, सी के पास पहुंचती है, तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो चुकी होती है, डिक्रीज हो चुकी होती है। एंड द रिवर बिगेन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम, यानी कि मेन रिवर थी यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी मेन रिवर थी, लेकिन सी के पास आते आते ये बहुत सारे टुकड़ों में बट गई, ठीक है। उसके बाद है द रिवर बिकम, सॉरी अब एक और चीज़ है, रिवर किस में ब्रेक होती है, रिवर ब्रेक हो जाती है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। ये रिवर इतनी स्लो हो जाती है कि वो अपना जितना भी सामान है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, जो भी उसने कैरी कर रखा है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना, आप ध्यान से देखिए, अपना एक अलग माउथ क्रिएट करना शुरू कर देती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। जब अगर आप सारे माउथ को देखें तो जो यहाँ पे सेडिमेंट कलेक्ट होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। यानी कि जो ये सेडिमेंट आए, जो भी उसके साथ मिट्टी वगैरह आई, उसने डेल्टा फॉर्म किया, ठीक है। ये तो हमने पूरा पढ़ा अबाउट रिवर्स, ठीक है। नाउ अब हमें पढ़ना है वर्क ऑफ सी वेव्स। The erosion and deposition of the sea waves give rises to coastal landforms, यानी कि erosion होना और deposition होना sea waves का, वो क्या करता है, coastal landform फॉर्म करता है, यानी coastal के आसपास के स्ट्रक्चर। कैसे, sea waves continuously strike at the rocks, यानी कि जो भी लहरें आती हैं पानी की वो बार बार रॉक्स पे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। क्रैक्स डेवलप, उसकी वजह से क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, उसके बाद टाइम के साथ वो लार्जर और बड़े हो जाते हैं, मतलब लंबे और चौड़े होना शुरू कर देते हैं। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, तो ये बीच में कुछ ना आपके हॉलो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रखा है, कुछ फॉर्म स्ट्रक्चर होना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये वाले पे आपको फोकस करना है, इस वाले पे अभी आपको नहीं करना। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं इसको इसने बोला है sea caves. Hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea. यानी पहले तो उसमें पूरे पत्थर के, मतलब पूरे में सिर्फ थोड़ी सी स्पेस बची थी, लेकिन अब जब ये जगह बनती गई तो क्या हुआ, सिर्फ केव की रूफ बचेगी, बाकी कुछ नहीं बचा। यानी आप ध्यान से देख रहे हैं, ये सिर्फ इसकी रूफ बची है, बाकी कुछ नहीं बचा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सी आर्चेस, वी कॉल इट सी arches. Further erosion breaks the roof and only walls are left. These walls like feature are called stack. अब और इरोजन हुआ और ज़्यादा इफेक्ट पड़ा तो ये सिर्फ ये बचता है, स्टैक बचता है, ठीक है। इसने क्या बोला, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। यानी कि जो कोस्ट राइज करता है एकदम स्टैंड होके, खड़ा होके, किसके ऊपर, सी वाटर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सी क्लिफ, ठीक है। एकदम से रॉकी स्ट्रक्चर जो एकदम ऊपर की तरफ खड़ा होता है वर्टिकली सीधा, उसको हम सी क्लिफ बोलते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। उसके बाद सी वेव क्या करती हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठा करने शुरू कर देती हैं शोर्स पे, जिसकी वजह से बीच फॉर्म होना शुरू कर देते हैं। नाउ वी नीड टू स्टडी अबाउट द वर्क ऑफ आइस, कि वो आइस कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। यानी कि ग्लेशियर्स भी क्या है, रिवर्स हैं आइस के, यानी उस पर आइस ही आइस फैली हुई है। वो भी इरोड करते हैं लैंडस्केप को बाय बुलडोजिंग सॉइल, यानी कि वो भी सॉइल को हटाना शुरू करते हैं और स्टोन्स को हटाते हैं, और जिसकी वजह से सॉलिड रॉक जो उसके नीचे होती है वो एक्सपोज होती है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलो देयर, यानी कि वो भी क्या करते हैं, डीप हॉलो स्ट्रक्चर्स बीच में कार्व कर देते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। जब उन्होंने जगह बना दी, ठीक है, समझ लो कोई जगह बन गई और वहाँ पे आइस भी मेल्ट हो गई, तो क्या होगा, वो पानी से फिल हो जाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड।
यानी कि जो मटेरियल कैरी होता है ग्लेशियर से, जैसे कि रॉक्स हो गई, बिग एंड स्मॉल, सैंड हो गया, सिल्ट हो गई, वो भी डिपॉजिट होना शुरू करता है। और ये जो डिपॉजिट हैं ये ग्लेशियल मोरेन्स कहलाते हैं। मतलब वही चीज़ है, यहाँ पे भी इरोजन होगा, आपकी चीज़ें जाएंगी और यहाँ पे जो जगह बन जाएगी और पानी भर जाएगा, उसको हम बोल देंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल लेक बन गई। और जब ये इकट्ठा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो इसको हम ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं। ठीक है, लास्ट है वर्क ऑफ विंड, जो हमें पढ़ना है। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। यानी कि कभी आप क्या डेजर्ट में गए हो, जो ये पहाड़ होते हैं मिट्टी के डेजर्ट में, उनकी आप फोटोज़ देखने की कोशिश कीजिए। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड। यानी कि विंड एक बहुत ही एक्टिव एजेंट है जो इरोजन करता है और डिपोजिशन करता है डेजर्ट में। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे उसकी फ़ोटो नहीं दे रखी, बट उसने क्या बोला है कि आपके ना मशरूम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब कि ऐसे रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी जो थोड़ी सी ऐसी होती हैं, इस टाइप की रॉक्स होती हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो मशरूम रॉक्स जैसा होता है, इसलिए उसको मशरूम बोला है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। बेसिकली विंड की वजह से जो लोअर सेक्शन है ये ज़्यादा इरोड होता है और ये ज़्यादा इरोड नहीं होता। ठीक है, व्हेन द देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। तो ऐसी रॉक्स के साथ क्या होता है, नीचे पतला होता है और ऊपर मोटा वो होता है पूरा स्ट्रक्चर। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. जब विंड चलती है तो वो क्या करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह सैंड को ब्लो करती है। When it stop blowing, the sand falls and get deposited in low hills. जब ये स्टॉप कर देती है चलना, जो सैंड होती है वो गिरती है और वो नीचे लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। यहाँ पे दिखा रखे हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. अगर जो मिट्टी के जो भी पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही टाइनी है, हल्का है, तो विंड उसको ईजिली कैरी कर सकती है। ठीक है, When such sand is deposited in larger area, it is called loess. यानी कि जब ऐसी सैंड बहुत बड़े एरियाज में इकट्ठी होना शुरू कर देती है तो उसको हम लोएस कहते हैं। और ऐसे जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस हैं वो चाइना में मिलते हैं। ठीक है, तो ये था वर्क ऑफ विंड। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, डिस्कस किया। हम लोगों ने लिथोस्फीयर, वोल्केनो, मैग्मा, इन सब के ऊपर डिस्कशन किया। तो ये था चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ, क्लास 7th ज्योग्राफी SST का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस बुक की या 7th साइंस की और वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। वरना मेरे चैनल पे जाके 7th साइंस या 7th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चैप्टर मिल जाएंगे। Thank you so much.